Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं द वेरी यंग वेरी टैलेंटेड अक्षय जी और जानेंगे इनकी पूरी जिंदगी की कहानी, संघर्ष को लेके, इनकी जर्नी को लेके और पीएससी से रिलेटेड जो अभी तक इन्होंने कीर्तिमान गढ़े हैं उन सब के बारे में हम इनसे जानेंगे वन बाय वन। पहले मैं हल्का सा बता दूं इनके बारे में। पहले डीएसपी, फिर डेप्यूटी कलेक्टर और फिर आरएस। लगातार ये जिस भी एग्जाम में हाथ डालते हैं वो क्लियर होता है। तो बहुत बहुत स्वागत है अक्षय भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच विकास जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का कि मुझे इनवाइट किया आपने यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिल रहा है, अपने व्यूज देने का जी। और इट्स अ प्लेजर फॉर मी। थैंक यू सो मच। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस मैं एकदम बढ़िया हूँ और सभी जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी है इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहां सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। वहां आप जैसे लोग जो हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं इस माध्यम से। भले ही एक मैं और मेरा जो चैनल है हमारा वो एक माध्यम जरूर है, लेकिन आप लोगों के जो काम है ये काफी मोटिवेटिंग है और जो स्टोरी है वो हर उस स्टूडेंट तक पहुंचेगी जो आप जैसे लोगों में अपना इंस्पिरेशन ढूंढता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके जनरल इंट्रोडक्शन से सर। देखिए, मैं सबसे पहले आई स्टार्ट विद मैं अक्षय सिंह मरकाम मेरा नाम है जी। बेसिकली आई एम फ्रॉम उज्जैन और अभी मेरी जो करंट पोस्टिंग है वो धार जिले में है। लेकिन जैसे हमें पता है कि कोरोना का इंदौर में बहुत ज्यादा जो पैंडेमिक है वो बढ़ रहा था, तो इंदौर कमिश्नर ने दूसरे जिलों से ऑफिसर्स इंदौर में डिप्लॉय किए हैं। तो सेम लाइक विद मी, अभी मुझे भी इंदौर में डिप्लॉय किया है। तो आई एम करेंटली एसडीएम इन इंदौर जी। और मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो मैंने बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं किया है। मतलब I'm like I just did my BCom, but after 12th I started preparing accordingly. Side by side मैं तैयारी करना चालू कर दिया था। तो जब मैं लास्ट ईयर में था तो I got selected when I was in last year I got selected for DSP in 2014 MPPSC. Thing is that कि उस टाइम भी मुझे DC मिल जाता, but since my age was not 21, which is the required eligibility for a deputy collector, I got DSP, and again in next year in 2015 I gave MPPSC and I got selected for DC. Great. And in 2017 I gave UPSC. I got selected for UPSC as well, but the post was not according to me of my choice, so मैंने join नहीं किया फिर उसे। ये चीज हुई। Okay. Is there any kind of panacea for this constant performance? कोई रामबाण या कोई ऐसी चीज दिमाग में जो लगातार आपको सिलेक्शन दिलाती? देखिए, मैं आपको जी मेरे साथ स्टार्टिंग से मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग जब मैं बच्चा था, जब से मुझे दिमाग में था कि मुझे एक ऑफिसर बनना है, एक अधिकारी बनना है। और वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड जो भी चीज मैं देखता था, जो भी मैं करता था, हमेशा मतलब वो मुझे रिमाइंड कराती रहती थी। इनफैक्ट आफ्टर 10th आई डिसाइडेड फर्मली, मैंने पूरी तरह डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है। तो मैंने फिर अपना एक ही रास्ता चूज किया और अकॉर्डिंगली मैं उस पर चल पड़ा। मैं 12th के बाद आई गिव दैट IPM आल्सो ऑफ IIM इंदौर, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। मेरा सिलेक्शन हो गया था उसमें फॉर IIM इंदौर, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। अब IIM जैसे संस्था को छोड़ के अगर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करी है तो आप सोच सकते हैं कि मेरे अंदर वो चीज थी कि मुझे यही करना है, क्योंकि दैट इज अ वेरी बिग डिसीजन फॉर अ यंगस्टर आफ्टर 12th की वो इतनी बड़ी चीज छोड़ के एक बीकॉम कर रहा है नॉर्मली, बिकॉज ही इज सीइंग हिमसेल्फ समवेयर एल्स। दैट इज द थिंग। ग्रेट। सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि जब 12th कंप्लीट किया एंड यू हैव डिसाइडेड प्योरली कि हमें सिविल सर्विस में ही जाना है, सो व्हाट वाज द मेन पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन, है ना? क्या किसी ना किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई पर्सन होता है जहां से हमें वो इंस्पिरेशन मिलता है। सो व्हाट वाज दैट सोर्स एक्चुअली? देखिए, मेरे मदर फादर दोनों जो थे वो लोग गवर्नमेंट सर्विस में रह चुके हैं। दोनों दे वर इन दी गवर्नमेंट सर्विस।
तो उनको देख के एक वो रहता है कि एक कहीं ना कहीं, जैसे आप देखेंगे कि डॉक्टर फैमिली में डॉक्टर्स ही आपको मिलेंगे, बच्चे भी डॉक्टर बनते हैं, एवरी वो एक लाइन कंटिन्यू रहती है, सेम विद एवरी अदर प्रोफेशन। तो मैंने चूंकि मेरे माता पिता को एक गवर्नमेंट सर्विस में देखा था, तो मुझे कहीं ना कहीं था कि और उनकी भी इच्छा थी साइड बाय साइड मेरी इच्छा के साथ साथ कि मैं एक बड़े पद पर सरकारी नौकरी में जाके बैठूं। और इसके साथ ही एक चीज ये भी थी कि कई बार चीजें मुझे लगती थी कि बहुत गलत हो रही हैं जो चीजें होती थी। जैसे कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो, सबके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हमें एक बार में काम हो गया हो तो हम बहुत खुशनसीब है कि एक बार में कोई काम हुआ हो हमारा। तो ये सब चीज हम फेस करते हैं साइड बाय साइड, तो कहीं ना कहीं अंदर से वो लगता था कि क्या आज हम इस लायक भी नहीं है कि हमारे काम नहीं हो पा रहे, तो हम दूसरे लोगों को क्या कर पाएंगे। तो दूसरे लोगों के लिए एक सोचते हुए मेरा कहीं था कि मैं कहीं ना कहीं कुछ चेंज करना चाहता हूँ। सो आई वांटेड टू बी इन सर्विसेज। ये एक पॉइंट था कि मुझे लगा कि मुझे इसमें होना चाहिए ताकि मैं अपने लेवल पे जो चेंज कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूंगा पूरी मैं। ग्रेट। जनरली क्या है, पीएससी जैसा जो एग्जाम है, लोग सालों उसकी तैयारी करते हैं, बहुत लंबा टाइम अपने जीवन का देते हैं, बहुत पॉइंट्स होते हैं कई जगह जहां उन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, जैसे आपने भी एक सेक्रीफाइस किया, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस। तो लोग जो है, कोई भी एक पोस्ट मिलती है, दे गॉट सेटिस्फाइड विद दैट कि हाँ चलो एटलीस्ट मुझे ये मिल गया, और वहां से वो स्किप कर देते हैं आगे के प्लान्स। लेकिन जब वहीं आपकी प्रोफाइल पर नजर पड़ती है, डीएसपी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वो भी इसलिए क्योंकि एज नहीं थी डीसी के लिए। फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपने डीसी भी आपको मिल गया जो आपकी चॉइस थी, यूपीएससी भी दिया, वहां भी सेलेक्ट हुए, पोस्ट छोड़ दी। तो इज दैट रियली वी कैन से दैट यू आर अ क्वालिटी मटेरियल? हमेशा से मतलब वो चीजें अंदर थी या क्या कॉन्सेप्ट रहा उस चीजों का? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नहीं होता है, बट चीज जो एक डिफर करती वो है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, आपकी स्टडी किस तरह की रही है, आपका डेडिकेशन कैसा है, और जो एक अंदर से एक एंथुसियाज्म रहता है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप थोड़े से भी मोटिवेशन आपका डाउन हुआ तो आप बिल्कुल आपकी जो एक पाथ है वे है उससे भटक जाते हैं। उस चीज को मैंने मेंटेन करके रखा। और जिस तरह आपने पूछा कि सेटिस्फैक्शन, तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव टॉपिक है कि आपको कहाँ सेटिस्फाइड आप हो रहे हैं। बहुत से लोग मैं किसी जॉब को बड़ा छोटा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बहुत से लोग हैं किसी जैसे नायब तहसीलदार पोस्ट में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो कुछ लोग हैं आईएएस बनने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो चीज ये है कि मुझे थोड़ा फिलोसफिकल है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इट ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन एंड जॉय यू आर गेटिंग इट। अगर आप आपकी जो गोल आपने सेट किया था आपकी लाइफ में वो आप कर पा रहे हैं उस जॉब के थ्रू, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इट्स वेरी ओके, इट्स ऑल ओके। बट मेरे साथ ये था कि मुझे कहीं ना कहीं था कि सिंस मेरी एज भी कम थी और जो मेरे साथ में थे सारे लोग वो भी मुझे पूरी तरह मोटिवेट करते रहते थे, मैं खुद भी इंटरनली मोटिवेट होता रहता था कि नहीं अभी करना है, अभी रुकना नहीं है। और वो अभी तक जारी है, वो चीज अभी भी जारी है, वो मैं कहना चाहूंगा। तो वो एक जो एंथुसियाज्म ज़ील रहती है वो से हमें खत्म नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। ग्रेट ग्रेट। एंड नाउ कम्स टू द अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रीलिम्स जो है वो नहीं रुका, मेंस जो है वो नहीं रुका, इंटरव्यू यू स्मार्टली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड आल्सो हैव डन द वंडरफुल जॉब। तो प्रीलिम्स और मेंस को लेके कोई ऐसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी, मींस व्हाट काइंड ऑफ द मदर बुक्स यू फॉलो? कौन सी मदर बुक्स रही, क्या की पॉइंट्स रहे आपके सिलेक्शन में? देखिए, बुक लिस्ट तो बहुत लंबी है और मोर और लेस सभी वो बुक लिस्ट फॉलो करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं 80% 85% एक ही फॉलो करते हैं जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप कैसे पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है, और आप कितना उसको रिटेन कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पायरेंट के लिए होना चाहिए, दैट इज टू कीप एवरीथिंग इन माइंड। हम चीजें भूल जाते हैं, ये बहुत नेचुरल है ह्यूमन माइंड का कि आज मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ, आप मुझसे परसों पूछेंगे तो मुझे उसका 50 to 60% याद रहेगा, बाकी मैं भूल जाऊंगा। तो इसका मैंने जो इलाज अपनाया था या मुझे जो एक इसकी एक चीज मिली थी वो है रिविजन। अगर आप प्रॉपरली रिविजन करते रहें तो आप सारी चीजों को रिटेन कर पाएंगे। इसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी जो अपनाई थी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके व्यूअर्स हैं अपने माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टारगेट्स। हम क्या होता है टारगेट्स बनाएं और टारगेट्स को पूरा करें।
जब हम टारगेट को पूरा करते हैं तो पहली चीज तो ये होती है कि हमें एक सेटिस्फेक्शन अंदर से मिलता है। आज मैंने अगर सोचा है कि मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और वो 2 चैप्टर अगर आज मैं कर लेता हूँ तो मुझे रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। ये बहुत सही चीज है कि मैं सेटिस्फाइड फील करके सोऊंगा कि आज मेरा टारगेट कंप्लीट किया है। जब ये सेटिस्फाइड होऊंगा तो मैं कल उसको डबल मेहनत से करना चाहूंगा कि कल वाला भी टारगेट मुझे कंप्लीट करना है। तो मेरे साथ जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो थी कि मैं डेली टारगेट्स रखता था, कुछ वीकली टारगेट्स होते थे कि मंडे टू सैटरडे क्या करना है और एक मंथली टारगेट था कि 1 महीने में मुझे कितना करना है। तो जो मैं डेली टारगेट करता था, जैसे आज मैंने अगर 8 बजे तक पढ़ा तो सोने के पहले एक बार मैं रिवाइज कर लेता था, तो मेरा एक बार रिविजन हो गया। वीकली वाला मेरा था कि सैटरडे तक जो पढ़ा है, संडे के दिन कुछ नया नहीं पढ़ना है, संडे को 2 घंटे निकाल के सिर्फ रिवाइज करना है, वो आपने कर लिया। एंड दैट इज कि लास्ट आपके मंथ का जो लास्ट डे है उसमें तो 3 बार जब रिविजन हो जाता है तो आप बहुत अच्छी खासी अराउंड 85 to 90% चीजें आप याद रख लेते हैं। दैट इज मोर देन सफाइस मुझे लगता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि रिवीजन आप करते रहें प्रॉपर्ली। और दूसरा मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज और टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टेस्ट नहीं देंगे तो अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। और बिना इवैल्यूएट करे आप, बिकॉज दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये कोई हमें पास या फेल होने वाली एग्जाम तो है नहीं, हमें दूसरों के साथ कॉम्पीट करना है। तो इवैल्यूएट आवरसेल्फ, आई थिंक कि मुझे जो टेस्ट है वो प्रॉपर्ली देते रहा हमें, और वो सबको देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी मेंस की स्ट्रैटेजी को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफी कुछ सवाल होते हैं, और जैसा आपने अभी बताया मेंस को लेके हमारे तमाम क्वेश्चंस शेयर किए मैंने आपसे। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहता हूँ इन दिस, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था तो मैंने प्लेस चेंज किया, सॉरी फॉर दैट। मेंस में जो है कि हमें टेस्ट सीरीज जो है उसका इवेल्युएशन जो है उसका एग्जैक्ट कैसे पता लगता है, क्या जो है ऑन चेक कैसे कराते हैं, कौन टीचर्स होते हैं, क्या गाइडेंस के लिए भी क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपका कुछ 1 या 2 ऐसे मेंटर होने चाहिए जिनको आप एक्चुअल में आपके मेंटर मानते हो। उनसे टीचर, मैं मेंटर बोलूंगा, मेंटर, क्योंकि वो ओवरऑल आपको सारी चीजें गाइड करते रहते हैं कि कैसे होते हैं, सबकी लाइफ में रहते हैं। तो हर एक जो भी एस्पायरेंट है उनको अपने 1-2 मेंटर ऐसे फाइनल कर लेने चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं उसे हम फॉलो करते रहें। तो मेरे साथ भी यही था कि मैंने कुछ जो मेरे टीचर्स थे जो भी रहे हैं उनको मैंने फॉलो किया। मैंने मीन्स के लिए सबसे पहले मेरी स्ट्रैटेजी थी कि फर्स्ट टाइम मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया विद एनसीईआरटीज। देखिए, मैंने 2014 वाली एमपीपीएससी दी थी, उस टाइम पे पैटर्न चेंज हुआ था, फर्स्ट टाइम पैटर्न चेंज था, 2014 से ही हुआ था। तो उस टाइम पे सारी चीजें रेडिली अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग की जो मेहनत है वो बहुत डबल रही थी कि हमें सारी चीजें खुद से करनी पड़ी थी। एनसीईआरटी से जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली चीजें ढूंढना, दूसरी बुक से ढूंढना। तो ये जो एफर्ट्स हमने तैयारी के टाइम पर लगा दिए थे, क्योंकि ढूंढने में आप जितनी मेहनत कर रहे हो वो चीजें अपने आप आपके रिटेन हो जाती है। जब रेडिली कोई चीज मिलती है तो वो उतनी चीज याद नहीं रह पाती है। तो सारी चीजों को मैंने जब कंपाइल कर रहा था, एनसीईआरटीज बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जितनी भी है, सारी चीजों को जब मैं अपने खुद के नोट्स बना रहा था, तो एक टाइम मेरा वो रिवीजन हो गया था। और दूसरी टाइम मैंने ये किया था कि मैं एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स के पीछे आपने देखा होगा क्वेश्चंस दिए होते हैं जी। उस टाइम तो देखिए ये था कि क्वेश्चंस भी रेडिली अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, तो वही क्वेश्चंस को मैं रख के आंसर प्रैक्टिस करता था, और जो मेरे मेंटर्स थे उनके साथ चेक भी कराता था, दिखाता था। तो ये इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि उनके जो एक कमेंट्स मिलते थे या उनके जो एक रिव्यू मिलते थे, उनके बेसिस पे मैं अपने नेक्स्ट टेस्ट को डिजाइन करता था कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं, और अकॉर्डिंगली फिर धीरे धीरे करते 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 चीजें बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा मुझे ये लगता है कि एक क्वालिटी मेरे अंदर है जो मुझे लगता है हर एस्पायरेंट्स के लिए होना चाहिए, कि वो कुछ ऐसी क्वेश्चन आ रहा है, कोई ऐसी चीज आ रही है जो आपको कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, तो उसको प्रॉपरली आप कैसे उसको देखिए। सारी चीजें सबको पता हो, इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। तो कई बार हमें चीजें थोड़ी सी ऐसी करनी पड़ती है कि बीटिंग अराउंड द बुश जिसे हम बोलते हैं। सारी चीजों में नहीं, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो मुझे लगता है छोड़ के आने से बेटर है कि आप कुछ लिख के आए, कुछ लिख के आए। जी हाँ जी। तो ये एक क्वालिटी आपको डेवलप करना चाहिए कि थोड़ा सा भी आप उसके आसपास का भी कुछ जानते हैं तो प्रॉपरली आप अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाए। दूसरा मेंस में एक जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हाउ टू मेक योर आंसर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्योंकि नॉलेज मोर और लेस अगर कोई प्रीलिम्स निकाल के आया है तो उसके पास सेम ही रहेगा, बट सिलेक्शन के लिए आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो यू हैव टू मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको अपने आंसर्स को इनोवेटिव बनाना चाहिए, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए उसमें। जैसे मेरी एक आदत थी कि मैं डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और मैप्स ये ज्यादा से ज्यादा इंसर्ट करता था आंसर्स में। तो इससे क्या होता था कि एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि मैंने आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपीज भी देखी है, तो जहां जहां मैंने डायग्राम या मैप्स बनाए वहां पे अलग से टिक लग के नंबर एक्स्ट्रा थे उसमें।
तो ये चीज मेरी खुद की आजमाई हुई एक्सपीरियंस्ड और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा इसका। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने आंसर्स को, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, प्रॉपरली एक इनोवेटिव वे में, क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करें। Great, great. And as you also look very handsome, so is there any benefit in the interview also? इस पे तो मैं कुछ बता नहीं सकता आपको, मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। वो उनकी थिंकिंग है कि वो क्या बताते हैं, क्या सोचते हैं। Actually we have some point of conscience, you know, कि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि ये these are our plus points। तो कहीं किसी ने आपको आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेके इंटरव्यूअर ने कोई सवाल किया कभी इंटरव्यू में, किस तरीके के सवाल जो आपसे पूछे गए इंटरव्यू में? फिजिकल देखिए, इंटरव्यू तो मुझे लगता है कि इट्स टोटली अबाउट योर पर्सनालिटी, क्योंकि वो नॉलेज चेक करने के लिए तो है नहीं। नॉलेज उन्हें प्रीलिम्स मेंस में चेक कर लिया है। तो हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू मेरे दोनों जो एमपीपीएससी के थे, दोनों इंटरव्यू गौतम सर का बोर्ड हुआ करता था उस टाइम, जो कि सबसे ऐसा बोला जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड था, होता था उस टाइम पे। तो उनके बोर्ड में मेरा दोनों टाइम इंटरव्यू थे, और दोनों इंटरव्यू जो थे मेरे काफी अच्छे गए थे। और इंटरव्यू में जिस तरह के क्वेश्चन मुझे पूछे गए, जो चीज मुझे लगी वो ये थी कि सबसे ज्यादा जो फोकस था वो मेरा बायोडाटा पे था, मेरे रिज्यूमे जो था उसके ऊपर उन्होंने मेरे बारे में क्वेश्चन पूछे। और दूसरा उसमें कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी थे कि कल को आप अगर यहाँ पे पोस्टेड होते हैं, आप सिलेक्टेड होते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थे। दूसरा कुछ हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मेरी कुछ हॉबीज है जिसमें से वन ऑफ द प्रोमिनेंट हॉबी इज कुकिंग, एंड आई रियली लव कुकिंग। तो उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू जो है उसमें हमें जो हम एक्चुअल में हैं वो हमें प्रेजेंट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम कुछ याद करके या कुछ अलग से जाएं। तो मैं जैसा था मैं वैसे का वैसे ही चले गया वहां पे, और मेरे इंटरव्यू काफी अच्छे गए थे दोनों। तो क्योंकि हाँ जी, ये चीज मेरे साथ हुई उसमें। डेफिनेटली। इज देयर एनी टाइम बाउंडेशन? कभी एक कैलकुलेशन होता होगा, जनरली हमें सिखाया जाता है कि आपका कितना, जनरली टीचर्स भी पूछते हैं कभी इंटरव्यू देगा गया कितना आपका इंटरव्यू टाइम रहा, बताया सर मेरा 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, किसी का 30 मिनट्स। तो क्या एक कोई क्राइटेरिया आपको समझ में आता है, कोई पैटर्न आपको समझ में आता है कि इतने मिनट तक इंटरव्यू चला है तो होपफुली जो है आपको मार्क्स जो है अच्छे ही मिलेंगे, ऐसा कोई टाइम क्राइटेरिया? देखिए, ऐसा कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि आप अपने आप को उनको कितनी देर में समझा पाए। अगर आप हो सकता है 10 मिनट में अपने आप को समझा दो, और मेरे कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनके 10 से 12 मिनट चले और बहुत अच्छे नंबर मिले, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके बहुत लंबे चले हैं और उनको भी अच्छे मिले हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को उनको जो चाह रहे हैं वो उस पोस्ट के काबिल बता कितनी देर में पा रहे हैं। अगर मैंने 20-25 मिनट में बता दिया तो वो भी ठीक है, अगर 15 मिनट बता दिया और वो सेटिस्फाई होगा तो वो भी है, और 40 मिनट तक भी चलते। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, और क्वेश्चंस की वैरायटी भी बहुत डिफरेंट रहती है। तो एक फिक्स्ड वाटरटाइट वो नहीं है कंपार्टमेंट में कि ऐसा ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। जी, great, great. And definitely you are a huge source of inspirations for the many youngsters who they are coming for the kind of preparation स्टेट पीएससी, डेफिनेटली। एंड जितने भी मैं इंटरव्यूज कर रहा था, जितने भी लोगों से बात कर रहा था, ऑल द टाइम सर, मैन अक्षय सर विल कम ऑन दिस। तो व्हाट्स योर फाइनल वर्ड्स फॉर द काइंड ऑफ पीपल्स दे ऑलवेज वांट टू यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन? फाइनली मैं ये चीज बोलना चाहूंगा जितने भी एस्पायरेंट्स हैं कि देखिए, जो लॉकडाउन चल रहा है उसके बारे में भी 2 शब्द मैं बोल दूं कि जो लॉकडाउन है हमारा, इस को आप एक नेगेटिव वे में ना लेते हुए, ये आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज मिली है जो हर किसी को हर एग्जाम में नहीं मिलती है, जिसमें आपको कुछ काम नहीं, आपको सिर्फ घर में रहना है और सिर्फ पढ़ाई करनी है। मैं बशर्ते ये चीज है कि बहुत डिप्रेसिंग कई बार हो जाता है, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, कई बार लगता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन इसको ओवरकम करते हुए अगर आप थोड़ा सा मन में पढ़ाई के प्रति मन लगाते हुए पढ़ लें तो ये चीज बहुत बेनिफिशियल आपके लिए आगे प्रूव हो सकती है। तो अल्टीमेटली मैं स्टूडेंट्स को या जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अपने अंदर एक हौसला रखें, अपने अंदर ये मान के चलें एक पॉजिटिव वे में कि हम कर सकते हैं। अगर दूसरों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। दूसरे कोई बहुत ज्यादा अलग कहीं दूसरे प्लेनेट से आए नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बट उनने क्या किया है, उनने अपनी लाइफ को एक प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज किया है, प्रायोरिटी सेट करी है, स्मार्ट स्टडी करी है, उनके अंदर एक डेडिकेशन हमेशा से रहा है, एक एंथुसियाज्म रहा है, और प्रॉपर रिविजन, टेस्ट, स्ट्रेटेजी के थ्रू उन लोगों ने चीजें करते करते स्मूथ वे में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गए।
तो आप लोग को भी यही करना चाहिए कि अपने अंदर एक जो आग जलती रहनी चाहिए हमेशा, कि मुझे जब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा जब तक मेरा सिलेक्शन हो नहीं जाता है। जब तक ये आग जलती रहेगी, जब तक आप बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से करते जाएंगे और मोटिवेशन अपने आप को देते रहें कैसे भी। ये मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा। ग्रेट ग्रेट। उन सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं जरूर आपके लिए कुछ पंक्तियां जरूर कहूंगा कि जनरली मैं जिन पंक्तियों से इंस्पायर होता रहा हूँ, woods are lovely, dark and deep. Still there are promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. Definitely आपका अनुसरण करते हुए, आपके बताए रास्ते पर चलते हुए, ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं, वो आपसे काफी इंस्पायर्ड हैं। हमेशा से वो चाहते थे कि आप उनको गाइड करें, और जो वर्ड्स हैं आपके वो हमेशा दिमाग में रहेंगे। और इस पेंडेमिक सिचुएशन में वो चाहते हैं कि आप जैसे लीडर आकर उन्हें टाइमली जो है गाइड करें। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हैविंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हैव अ गुड डे। एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू। सेम टू यू।